Reader may readily events and impression यानी एक तासुर ज़ाहिर करना, events का मतलब ज़ाहिर करना। अबाउट टॉम के मुतालिक एक रीडर ऐसी राय कायम कर सकता है दैट ही इज़ मोर और लेस लाइक हिज फादर, वो अपने बाप जैसा है। ही इज़ रदर द रियल चिप ऑफ हिज मदर्स ब्लॉक, यानी उसका अपनी मदर के जो फेवरेट हैं उनमें से एक है, ठीक है। चिप ऑफ द ब्लॉक यानी एक जैसा होना वगैरह जी। तो ही इनहेरिट्स हिज फादर्स सर चिप वेंडरलस्ट। को घोड़े को कहेंगे ना? किसको? घोड़े को? चिप ऑफ द घोड़े सेम को। ब्लॉक, यह यस। मुहावरा है, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक होता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये होता है एक जैसा होना है, ऑलमोस्ट, ठीक है। उसकी मदर के जी। जो हैं, जो उसने करेक्टर्स हैं उनमें से शायद एक जैसा है। अच्छा जी। ही इनहेरिट्स हिज फादर्स वैंडलिस्ट, वो अपने बाप जैसा है, यानी उसके आवारागर्दी उसने बाप से इनहेरिट किया, विरसे में पाई है। अमांडा कैन नॉट फॉरगेट बीइंग फील्ड, अमांडा अपने हस्बैंड को नहीं भूल सकती है। एंड इज, ये क्या भाई, अफ्रेड, और उसको ये खौफ लगा हुआ है। इन इफ हर सन, अगर उसका बेटा फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स, अपने बाप के कदमों पे चलता हुआ, गोज ऑन सिमिलर वॉयजेस, अगर ऐसे ही यानी समुद्री सफ़र पे निकल ही ना जाए, उसका बेटा जो है अपने बाप की तरह उसे छोड़ ना जाए। इफ टॉम डज नॉट गो ऑन लॉन्ग वॉयजेस, अगर टॉम जो हैं यानी किसी दूसरे मुल्क प्रदेश चला नहीं जाता, यानी ये वॉयज होता है समुद्र पे सफ़र करना। तो अगर ये है किसी लॉन्ग वॉयज पे नहीं जाता है, विच ही कैनॉट एट प्रेजेंट, जिसकी फिल वक्त कोई तो भी नहीं है, तो हिज मदर इज़ अफ्रेड, फिर उसकी माँ को ये खदशा लग जाता है ऑफ हिज एस्केपिज्म टू दी फॉर्म ऑफ रेगुलर विजिट्स टू सिनेमा हाउसेस, कि वो जो हैं यानी बहुत ज़्यादा कसरत से सिनेमा हाउसेस जाना ना शुरू कर दे, ठीक है। या तो ये है कि वो किसी लॉन्ग वॉयज पे चला जाएगा, या फिर ये है कि वो सिनेमा हाउस है वहाँ पे जाना जाना शुरू कर देगा। दैट इज़ आल्सो रोमांस एंड एडवेंचर, जिसमें सर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पहले से सिनेमा हाउसेस जाता है? नहीं, ये है कि अगर अगर यहाँ पे इफ अगर ऐसा होना होता है, ठीक है, अगर वो लॉन्ग वॉयज पे नहीं जाता तो इन द फिर जो है, फॉर्म ऑफ। हाँ, तो वो जो है सिनेमा हाउसेस की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो यानी एस्केप कर देगा, एस्केपिज्म यानी राह फरार इख्तियार करना, इन द फॉर्म ऑफ, यानी शक्ल में सिनेमा हाउस के फ्रीक्वेंट विजिट की शक्ल में, ठीक है। जी। अच्छा जी, उसके बाद है दैट इज आल्सो रोमांस एंड एडवेंचर, ये भी एडवेंचर और रोमांस की एक शक्ल है। ही इज लोनली, लोनली सोल, वो तन्हाई यानी तन्हाई का मारा हुआ है। जियर डैट, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाता है बाय हिज कुलीग्स, उसके कुलीग, फॉर हिज ट्राइंग टू बी अ पोइट, कि वो एक शायर बनने की कोशिश कर रहा है, लोग इस बात पे हंसते हैं। फॉर विच हिज आयरिश फ्रेंड कॉल्स हिम शेक्सपियर, और उसकी शायराना मिजाजी की वजह से एक उसका दोस्त उसको शेक्सपियर कहता है। टर्म्स ऑफ फेथफुलनेस, टर्म्स की जो है वफादारी टू हिज सिस्टर इज लॉरेबल, यानी काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। हिज मदर बीइंग ए सैनिक, सैनिक जो है यानी ताना देने वाली, उसकी मदर जो थी वो ज़्यादा जो है ये दिल दुखी करने वाली थी, ताना देने वाली थी। एज मोस्ट ओल्ड वमेन आर, जैसे कि ज़्यादातर सीनियर वमेन होती हैं। टू टू गेट्स हिज रिगार्ड एज ए सन। अच्छा जी, टू गेट्स हिज रिगार्ड एज ए सन, वो भी जो है रिगार्ड मेरे ख्याल में इज्जत हासिल करना बतौर सन जो है वो इसकी इसकी यानी इसको बर्दाश्त करता है। ही इज़ एन ओबीडियंट सन, वो एक फर्माबरदार बेटा है, बट ही सर्कमस्टांसिस मेड हिम हेल्पलेस, लेकिन हालात के हाथों मजबूर है। टेनेसी विलियम सीज हिज ओन पर्सनल पिक्चर ऑफ यूथ इन टॉम, टेनेसी विलियम के अपने हालात भी टॉम जैसे ही रहे हैं। These can be called autobiographical touches, हम कह सकते हैं कि टॉम की के किरदार में दरअसल विलियम की अपनी लाइफ के टचेस हैं, यानी उसकी अपनी लाइफ वाक़यात जो हैं
वो दर्ज हैं ऑफ हिज ओन आइडेंटिफिकेशन विद दिस कैरेक्टर। यानी टॉम के कैरेक्टर में विलियम जो टेनेसी विलियम जो था, उसने अपने कुछ लाइफ के तजुर्बात जो हैं या अपनी शख्सियत के कुछ पहलू उसमें ऐड किए हुए हैं। The church bell ringing at 5, 5 बजे जो गिरजे की घंटी बजती है in the morning, सुबह के वक्त, as he comes out of cinema, make him feel very puny। वो जो है गिरजे की घंटी जो 5 बजे उसको बजती आज बजती है, यानी जब वो सिनेमा से घर आ रहा होता है तो गिरजे की घंटी सुनता है तो उसमें बहुत प्यूनी फील सर देखा करता वो है सिनेमा अंदर। जाया करता है। हाँ, मैं ये भी है कि अब बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं जाता तो ये भी बात है कि वो सिनेमा उसके जो है फ्रीक्वेंट विजिट, ये भी एक उसके लिए परेशानी का बायस है। आप ठीक कह रही हैं, जी। ये ऐसा ही है। अच्छा जी। तो ये जो है उसके बाद क्या था मैं, मेक हिम वेरी प्यूनी, प्यूनी होता है शायद हार्टवर्म होता है, लेट मी सी। प्यूनी कमज़ोर, ठीक है, लागर और तो वो जो है उसको यानी गिरजे की घंटी की आवाज़ सुनते हुए वो बहुत अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करता है अगेंस्ट दी ग्रैंडनेस ऑफ क्राइस्ट एंड चर्च। यानी मजहबी तालीमात के सर प्यूनी का क्या मतलब? कमज़ोर, वीक। तो वो वीक। है यानी हिम्मत हारा हुआ, आप समझ के लिए, यानी उसको खुद अंदाज़ा होता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है। तो क्राइस्ट जो है सर सिनेमा जाना कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, तो अच्छाई भी तो नहीं ना वैसे अगर ये देखा जाए तो एक्चुअली हम जो है जाते क्यों हैं सिनेमा में, मोस्टली यूँ होता है कि वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं और उनको कैसे निमटते हैं। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ एन एजुकेशन दैट वी गेट। लेकिन फ्रीक्वेंटली जाना बुरा है, मतलब कभी कभी हाँ, जाना चाहिए। वेस्टिंग ऑफ टाइम जो है नहीं, वो एक्चुअली जी। सोर्स देखिए टाइम का। मसला ये नहीं है कि हम जो है सिनेमा जो है अक्सर क्यों जाते हैं। मसला ये है कि हम जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, हमने उसमें एडजस्ट करना होता है, वरना हमारे अपने पास जो हैं जो गाइडेंस के जो असूल हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, वो तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो हमें जो अपनी गाइडेंस लेनी होती है अपने पेरेंट्स से लेनी होती है। बेहतरीन आइडियल लाइफ तो ये होती है कि हम अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करें और उनके पास रहें। जब हम कहते हैं उनकी हम हेल्प करेंगे, तो जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो 2 तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। स्पिरिचुअली भी हमें वो दुआएँ देते हैं, हमें ये एक प्रोटेक्शन मिलती है। मैं अब हम 3 भाई हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। तो मेरा जो बड़ा भाई तो था वो अब्बा जी का बहुत फर्माबरदार था। तो यूँ समझिए कि अब्बा जी की उसने दुआएँ ली और हम सब में वही खुशहाल है। तो वो जो है वो ऐसा था कि वो जब मैट्रिक में था, मैट्रिक ये देखें दैट इज़ एक बच्चे की जो एज होती है उस वक़्त 16-17 साल थे। तो मैं कहता हूँ कि 14 टू 24 इयर्स की जो एज होती है, ये बच्चे की नाफ़रमानी की एज होती है। यानी वो उसमें एनर्जी उस वक़्त आ रही होती है, तो वो अक्सर जो है वो अपनी शख्सियत की तश्कील कर रहा होता है। वो नए तजुर्बात कर रहा होता है, ये उसकी बगावत की एज होती है, तो इसमें अक्सर जो है बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझ पा रहे होते हैं और ये बच्चे भी जो हैं उनको भी इस अपनी असली हालत का नहीं पता होता है। तो इस एज में 14 टू 24 की जो एज है, इसमें बच्चे अपनी शख्सियत की जो है एक फॉर्म जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनके अपने आइडियाज़ होते हैं, उनकी अपनी शख्सियत की तश्कील हो रही होती है। उससे जी। पहले की जो लाइफ होती है, उन्होंने दब के गुजारी होती है, खौफ की हालत में गुजारी होती है। यूँ नहीं होगा तो हम यूँ कर दें, जैसे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं अगर आपने पढ़ी स्टडी नहीं की तो हम आपका जो है लैपटॉप बंद कर देंगे या आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देंगे। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो, या वो लालच दिलाते हैं। तो ये जो फ़ोर इंडिपेंडेंस बच्चा जो है इस एज में सीखता है 14 टू 24 की एज में आके। तो ये इसके बहुत ऐसे यानी इस एज में सिनेमा जाता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो तो ठीक है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा ही हमें ख़राब करता है, बहुत सी बुक्स हैं वो हमें ख़राब करती हैं। हमारी जो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम असर लेते हैं, माहौल जो हैं वो भी हमें ख़राब करता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी अपनी लाइफ पे बहुत से असरात डालती हैं और फिर जो हैं
इन तमाम जी हाँ, नेचुरली हम अपने इर्द-गिर्द बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जो कुछ हमारी ही की वजह से होती हैं कि हम जो हैं मुख्तलिफ़ तजुर्बात करते हैं, तो उनके नतीजे में यूँ समझिए कि नाफ़रमानी करते हैं बड़ों की। उन्होंने तो बहुत से हालात देखे होते हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो हैं पर्सनली हम डिफ़िकल्टीज़ को एडवेंचर के तौर पर इनवाइट करते हैं, जहाँ पे वो जाने से मना करते हैं, वहाँ हम जाके दिखाते हैं। मैं खुद ऐसा ही किया करता था। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था, वो बिल्कुल इतना फर्माबरदार था, अब्बा जी ने उसको कहा ना कि वो चूँकि हाफ़िज़ कुरान थे, तो उनके मिज़ाज और तरह का था। अगर उसको कह दिया ना कि टेंट करा लो, तो उसने टेंट ही करा ली है। यानी वो उस ऐसे साईं बन के फिरता रहा, तो मैं उसको अक्सर कहा करता था कि तू जो है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने? मेरे से तो हम उम्र ही था, 2 साल बड़ा था, तो मैं बेतकल्लुफ़ से उसे कहता था कि मैं बल्कि उसको छेड़ता भी था। इसी तरह से उसने जो है वो अब्बा जी ने दाढ़ी रखी हुई थी, तो उसने दाढ़ी जो है वो कटवाई नहीं। यहाँ तक कि अब्बा जी ने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि उनकी चूँकि ज़मीन थी कुछ जो है गाँव में, तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये कहा था कि मैं मर जाऊँगा तो ये ज़मीन मेरी बेच के खा जाएगा। तो वो उनकी ट्रेडिशन में ये बात चली आ रही थी कि ज़मीन बेचनी नहीं है, ज़मीन में इज़ाफ़ा करना है, इसको बेचना नहीं है। तो अब्बा जी सारी ज़िंदगी क्रश हुए, माली हालात बड़े हमारे टाइट हुए, लेकिन उन्होंने ज़मीन नहीं बेची। वो आइडिया उनका ये था कि मैंने खरीदी नहीं तो मैं बेचूँ क्यों? तो मुझे इससे फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़मीन दी गई है और ये अय्याशी करने के लिए नहीं दी गई। तो बड़ी अच्छी सोच थी उनकी। जी। यही जो है उन्होंने अपना खदशा ज़ाहिर किया, यानी उनका दुःख ज़ाहिर किया कि मैं जो है ये मेरे हवाले से कि मैं ज़मीन जो है वो बेच दूँगा। तो मेरा अपना कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उनको तकलीफ़ देने के लिए या उनको परेशान करने के लिए कोई ज़मीन बेचूँगा, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था ज़मीन है कहाँ पे और वहाँ पे क्या सीज़न में कौन-सी काश्त होती है। लीस्ट इंटरेस्टेड, मेरा कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो उसके बाद अब्बा जी फ़ौत हो गए, तो वो ज़मीन की फिर जो हमारे जो काबज़ीन थे वो भी कज़न थे, मेरी चाचा के बेटे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अब सारी ज़िंदगी उस ज़मीन पे काश्त की थी, तो वो मोर दैन 50% वो उसको अपना राइट बना के बैठ गए कि ये ज़मीन हमारी ही है, यानी हमारे चाचे की ज़मीन है तो ये हमारी ही है। तो मेरे वो ताए के बेटे लगते थे। तो उन्होंने फिर जो है वो ज़ाहिर है जब वो उसके जो इख्तियार जब ट्रांसफ़र हुआ अगली जनरेशन तक, तो फिर उनको जो है वो बात ये पसंद ना आई। क्योंकि अब्बा जी तो उनको पूछते ही नहीं थे। उनके जो भतीजे थे वो कहते थे घर की बात है, देंगे खर्चा देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो मेरा जो छोटा भाई है ये वो जाता था इसमें, वो महकमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। तो कभी-कभी वो उधर चक्कर लगा लेता था गाँव में, तो गाँव में पहले रह के भी आया हुआ था, तो वो सारे मामलात को समझता था। उसने जाके भाई को मना किया कि भई आप ज़मीन पे ना चारा नहीं काश्त करो हमारी ज़मीन पे। तो अगर आपने करना है माल मवेशी आपने रखे हुए हैं तो आप अपने किसी खेत में करो, हमारे खेत में ना करो, हमें तो ज़रूरत नहीं है। तो बस इस बात पे वो जो है वो थोड़ा-सा उसको आया, उसकी ईगो को ठेस पहुँचा कि इसने मुझे ये छोटा है और इसने मुझे ये कहा, मुझे तो आज तक किसी ने ये बात कही नहीं है। तो अब मैं इससे पूछ के चलूँगा। तो ये बात थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े का बायस बनी। तो फिर जो है वो अच्छा हुआ, गुड दैट कि वो मुझसे मिला आके, तो उसने मुझे कहा कि उस वक़्त मेरी एज कोई ऐसी 21-22 साल की थी। तो मुझे उसने आके कहा कि छोटे को समझाओ, ऐसे है। वो बाद में वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे कोई बंदूकें वग़ैरह लेके चला गया, तो ऐसे ही किया उसने ऐसी कोई हरकत की। तो उसने मुझे कहा कि देख इसको समझा, ये ऐसे लड़ाई हो जाएगी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है आप जाएँ, मैं जो है मैं समझाऊँगा उसको। अब वो छोटा था मेरे से, बात वही आ जाती है, उसकी सरकशी की यही थी, वो बोला मेरी बातें मानने वाला कब था। तो वो मैंने फिर अम्मी से बात की, मैंने कहा ये अम्मी जी ये ज़मीन जो है ना ये दरअसल अब्बा जी ने रखी तो हुई थी, तो मुझे भी ये नहीं है कि ये बिक जाए, बल्कि ये ऐसा है कि इसमें हमें भी कोई फ़ायदा हो। लेकिन होगा यूँ कि ये लड़ाई होगी या मेरे भाई को छोटे को कुछ हो जाना है या उसको कुछ हो जाना है, तो ये दोनों हैं तो अपने ही। तो बाकी अगर खुदा ना खास्ता कोई एक मर जाएगा, एक फांसी लग जाएगा, तो ये ज़मीन बेच के जो है ये थाने, कचहरियाँ वगैरह इनमें सर्फ हो जानी है, तो मिलना फिर भी कुछ नहीं है। हमारे हाथ से तो इसने फिर निकल जाना है, 2 जानें दे के भी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको बेच दें, ठीक है? और जिस-जिस को जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पे सर्व कर ले और अब्बा जी के लिए दुआ करें, तो ये है। तो वो बात तो वही आ गई, और लेकिन बड़े ने वो चूँकि वो रख भी सकता था, वो नेवी में था, तो पता है आर्मी में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है ऐसे मसाइल का, तो उसको सपोर्ट थी आर्मी की तरफ से। जी। तो उसने 12 रखी रखी और शायद अभी तक रखी हुई है।
वो यानी अब्बा जी से उसने वादा किया था कि मैं ज़मीन नहीं बेचूँगा, बेशक सारे बेच दें। तो एक तरह से उसने एक प्रोटेक्शन ले ली हमारे जो और वो मेरे ख़्याल में वो कभी सिनेमा गया ही नहीं। वो तो टीवी भी खबरें भी देखता था, तो मुँह पे कपड़ा डाल हुँ, के कि जी एक ये ख़तून खबरें पढ़ रही है तो मैंने इसको देखना नहीं गैर महरम है। तो वो ऐसे ही कोई फ़नी जो है बातें होती थी। तो मैं अक्सर उसको जो है वो उसका मज़ाक जी, उड़ाया करता था। तो ये चीज़ें जो हैं बट ही वाज़ टू मच लेकिन व्हाट्स द वैल्यू जो बाद में जो है उसने बड़े मामलात जो हैं यानी माली तौर पे उसने अब्बा जी की बड़ी दुआएँ ली थी। तो हमारे अपने जो सोर्सेज़ हैं वो हमें अपने बड़ों से ये कुछ सलाह-मशवरे करने चाहिए। जी। लेकिन सर बहुत से ज़मीनों पे तो कब्ज़े हो जाया करते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती मसला है कि मैंने कभी कोई स्टेप नहीं है वो खुद से नहीं उठाया। मैं अक्सर जो मुझे जो कुछ करना होता है, तो मैं अपने बड़ों को बता के यानी चोरी-छुपे से नहीं करता। उनको मसलन अगर ज़िंदगी के जी, मामलात में मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, बाहर जाना है या मैं कुछ सोच है या कॉलेज में दाखिला लेना है या कॉलेज छोड़ना है या कोई नौकरी करनी है या कुछ जो कुछ भी है जी, या मैं घर से बाहर जाना है तो मैं घर वालों को बता के जाता मैं इस तरफ जा रहा हूँ ताकि वो परेशान ना हो। मैं इतने बजे मैं इधर जा रहा हूँ मैं और मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊँगा। तो दे फेल्ट एट पीस इस बात से उनको जो है ये अच्छा होता था कि ये इस मामले में ये ठीक है। तो जो मेरे से छोटा था वो ये बातें मेरी बताता था। वो मेरी सैलरी कितनी थी मैंने कभी पैसे अपने पास रखे नहीं थे, अम्मी को ही दे देता था। बाद में थोड़े-थोड़े करके सारे ही ले लेता था लेकिन एक दफ़ा जो मेरी सैलरी आती थी तो मैं उनको दे देता था। तो जो छोटा था वो खर्च तो करता था, लेकिन उसने कभी हम अम्मी को पैसे बताए ही नहीं कि उसकी सैलरी है कितनी, कब मिलती है, मिली है, नहीं मिली। तो ये चार चीज़ें जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ये हमें अपनी लाइफ में क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हमदर्द जो होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। वो हमारे लिए सैक्रिफ़ाइस करते हैं, हमें खाना ढूँढ के लाते हैं, हमारे लिए इज़्ज़त ढूँढ के लाते हैं। हमारी इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त होती है। एक्चुअली वो अपनी सारी लाइफ़ जो है वो सर्व करके वो हमारे ज़रिए से जी रहे होते हैं। हमें कुछ होता है तो उनको कुछ हो जाता है। हमें कुछ सुकून मिलता है तो उनको सुकून मिलता है। तो ये एक अब चूँकि जी, मैं एक बाप हूँ, बच्चे जो हैं वो इसी तरह से वो सोचते हैं, वो इंडिपेंडेंस की जब ख़्वाहिश करते हैं, तो फिर हमें अपना भी वो वक़्त याद आ जाता है कि हाँ, ऐसा ही तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, तो उन बच्चों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। सिनेमा से हमें कुछ जी मुआशरा जो सर। है मुआशरा हमें सबक देता है, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है, ये वो वाली सोसाइटी नहीं है जिसमें हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगियाँ गुज़ारी हैं। उनके ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जी, उनके बिल्कुल। ज़माने में ये लैपटॉप वग़ैरह नहीं होते थे। तो ये जो इस ये नई सोसाइटी है, इसमें वो हमें ज़्यादा जो है अच्छा मशवरा बाज़ नहीं दे पाते हैं। कोशिश तो करते हैं। जैसे अभी अमांडा है, वो समझती है कि दुनिया भी चेंज नहीं हुई। टॉम जो है वो नई दुनिया में रह रहा है। उसको रहनुमाई जो है ऐसे किसी बंदे से चाहिए जो इस दुनिया को जो इर्द-गिर्द का उसका मुआशरा है, उसको फ़तह कर चुका हो। जी, बिल्कुल। एंड वो फिर ऐसा बंदा जो है उसको सही गाइड कर सकता है कि उसको क्या करना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस से कैसे निपटना चाहिए, उसको शिप जॉइन करना चाहिए या नहीं जॉइन करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, इसमें क्या सेफ्टी है, क्या ये बातें हैं। तो अक्सर ऐसी बातों की रहनुमाई जो है, हमें इर्द-गिर्द से भी नहीं मिलती है क्योंकि वो दोस्त होते हैं, वो कैज़ुअल बात कर देते हैं। उसके गहरे अच्छे-बुरे असरात से वो वाक़फ़ियत यानी इतना कंसर्न नहीं लेते। वो ऐसे ही चलते-फिरते हुए ऐसे ही मशवरा देते हैं, बंदे ने जाना कहीं और जा होता है, भेज उसको कहीं और देते हैं। तो इस तरह से टाइम जो है वो वेस्ट होता है। कुछ जो होते हैं वो अपनी मकासद की जी, खातिर हमें गलत गाइड करते हैं। वो चाहते हैं कि हम मिसगाइड हों और इसमें उनका फ़ायदा एक होता है, वो यानी वो हमें बेवकूफ़ बना के हमसे फ़ायदे उठाते हैं। तो इस तरह के भी जो लोग होते हैं, हम फिर और जो क्या बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। तो हमारा जो सोर्स ऑफ गाइडेंस है वो में एक तो हमारा रिलीजन है, रिलीजन कोई भी हो किसी भी तरीके से, वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता है। हमें ये फ़ख्र ये है कि हमारा जो रिलीजन है, वो तमाम से बेहतरीन है। ठीक है, वो दुनिया का डेवलप नहीं किया हुआ, वो जी, हेवनली है। जो दूसरे जिनके हेवनली रिलीजन थे, वो दुनिया के मामलात से अफ़ेक्ट हो गए हैं। तो हमारा रिलीजन जो है वो लीस्ट अफ़ेक्टेड है, ठीक है? ये मैं अपनी इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं एक मुसलमान हूँ या ऐसे, मैंने इस पे भी एक बड़ी रिसर्च की है कि रिलीजन वी मस्ट फॉलो एंड व्हाई। तो इसमें बहुत सी सुपीरियर बातें हैं जो कि दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हैं वो इसमें पाई जाती हैं।
और दूसरे रिलीजन की सारी अच्छी बातें जो हैं वो हमारे रिलीजन में पाई जाती हैं, तो वी डोंट नीड टू लुक बैक। तो हमारे जो मामलात हैं हमें एक गाइडेंस जो है वो लेनी चाहिए। सिनेमा से जो है सिनेमा भी चले जाएँ बाद में, लेकिन पहले हमें अपने जो गाइड जो रिलीजियस बुक है जिसको हम हर वक़्त पढ़ते हैं, हमें ये देख लेना चाहिए कि उसमें उसके मीनिंग क्या है, वो अल्लाह मियाँ हमें क्या कहते हैं। तो बेसिक बात जो है वो हम अक्सर जो है वो मिसिंग रह जाती है हमारी लाइफ में। तो ये जो है बहरहाल आप कुरान पाक पढ़ें, उसको उर्दू में भी पढ़ लें, ठीक है? ताकि आपको जो है सुन लें। आजकल तो ऑडियो भी है, पढ़ने का तो आजकल नहीं है, इतना फैशन नहीं है। तो हम ऑडियो वीडियो की लाइफ में रह रहे हैं, तो क्योंकि वी आर इन हरी, तो उसमें चलते-फिरते ये जी, मैसेज हाँ, लेकिन ठीक रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, इस तरह के जो जिस तरह के मुआशरे में हम रह रहे हैं। तो इसमें तो छीना-झपटी वाला जो है, एक ही असूल चला है, जो ताकतवर है वो छीन के ले जाता है, गरीब रोता रह जाता है, तो उसमें तो नेचुरली हमें तो यही बताया गया है कि हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब इन लोगों के खिलाफ कैसे जी, आपको प्रोटेक्ट करना है, वो अल्लाह ही हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये नहीं है शैतान नेचुरली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे लाइफ में लोगों ने जो सपोर्ट ले रखी है या मिलती है, वो ये रिलीजन से हट के जो हमारे जो मामलात हैं हमारे, जैसे अभी सिनेमा में आपने मेंशन कर दिया और मुआशरा है, दोस्ती हैं, तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ में बहुत से रिस्क लेने पड़ते हैं। एनीवे पीस ऑफ लाइफ जितना अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में लिखा है, हम तो उसमें ज़्यादा कमी-बेशी नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस हमारे लिखे होते बिल्कुल हैं, सही। लेकिन हमारी फर्माबरदारी का टेस्ट है कि हम अपने अल्लाह के कितने फर्माबरदार हैं। नहीं भी शैतान हमें नहीं करने देगा फर्माबरदारी, उसने भी हमारे ऊपर बड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है? हमें उसने बर्गर खिलाए हुए हैं और दो दो बहुत सी चीज़ें जो हैं, मोबाइल फ़ोन लेके जो हैं, इनकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो दे रखी है, एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा जो हम ज़िंदगी में हमारी लाइफ में है। तो उसने अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जब बंदा अल्लाह की तरफ जाता है, तो फिर उसको बड़ी तकलीफ़ जी, होती है। वो कहता है, "इस पे खर्चा मैंने किया, अब ये जाओ उधर है।" तो अल्लाह जो है वो हम पर मेहरबान जी, रहते हैं, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। वो भी हम नमाज़ के लिए आ जाते हैं तो हमें माफ़ी हो जाती है। तो फिर नए सिरे से जो है आ जाते हैं। तो दोनों को गॉड और जो है शैतान जो हैं दोनों हमारे ऊपर जो हैं मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब सरकश हो जाते हैं तो फिर जो है फिर अल्लाह के फ़िक्र से दूर हो जाते हैं। फिर डेविल जो हैं वो हमें कहीं क्या कहते हैं अपने मकासद में कामयाब हो जाता है, हमें यूँ समझे तबाह करने में कामयाब हो जाता है। एनीवे जी। तो ये सिनेमा जो हैं जाएँ तो बड़ा सँभल के जाएँ, ठीक है कि नहीं? वहाँ से कोई लेसन लेके ना जी। आएँ। आप इसको स्टोरीज़ हैं, लोगों की स्टोरीज़ हैं, हम वैसे तो सिनेमा हर हाल में चलता लेकिन सर रहता अब सिनेमा क्या लोग घर में इतनी है। मूवीज़ देख लेते हैं, वहाँ से क्या? नहीं बेटा, सिनेमा आज ये नहीं कि आज ही सिनेमा जो है डिस्कवर हुआ है। सिनेमा तो हर दौर में चलता रहा है। यानी जब ये जो लाइट भी नहीं लेकिन थी अब तो मैं तब कह रही हूँ घर में 2-3 एक दिन में 2-3 मूवीज़ देख लेते हैं लोग। हाँ, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, ज़्यादातर उसमें एक्चुअली शो बहुत ज़्यादा बन गया है। सिनेमा है क्या, स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है? हमारी इमेजिनेशन होती है। पहले हम इमेजिनेशन होती थी, लोग एक-दूसरे को जी। कहानियाँ सुनाया करते थे। ये तो बड़े सर पहले बुक्स बहुत हज़ार ज़्यादा पढ़ी जाती थी, अब मूवीज़ ज़्यादा हज़ार देखी जाती हैं। हाँ, नहीं पहले उससे भी पहले, बुक से भी पहले हज़ारों साल इससे भी पहले ये कुछ था। भी सीखने को मिल सकता है। ओरल लिटरेचर था, लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, जाया करते थे और वो भी इमेजिनेशन में एक पूरी जी, फ़िल्म चल रही होती थी। तो वो जब मूवीज़ तो पहले ज़माने में भी जब कहानियाँ सुनी जाती थी, तो उस ज़माने में भी जो हमारे दिमाग में एक दिमाग की स्क्रीन में बहुत से फ़िगर बनते थे, उतरते थे। फिर उसके बाद ये रिटन फ़ॉर्म में लिटरेचर आ गया। पहले ओरल लिटरेचर था, वह रिटन फ़ॉर्म में आ गया। फिर लोगों ने कितना ये पढ़ना शुरू कर दिया और वो अपनी इमेजिनेशन जी। में अभी भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो अपनी इमेजिनेशन में एक स्टोरी चलती रहती है। उसके बाद फिर जो है हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। अब उसी की जो है एक जदीद शक्ल जो है वो आ गई ये जो सिनेमा की शक्ल में। लोगों ने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ उनके दिमाग में जो पिक्चर्स बनी उन्होंने उन्होंने कैमरे की मदद से सेव करना शुरू कर दिया। फिर उसमें कुछ फिर फर्दर ये हुआ है कि सिनेमा जो है वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन हिंदू सिनेमा जो है वो इस वक़्त वो हिंदुइज़्म को प्रमोट करने में लगा हुआ है कि अपने जो हैं हमारे जो बहुत से जो हैं टीवी भी एक किस्म का सिनेमा ही है। ये लोगों की जो राय जो हैं उनको गाइड करने में और मिसगाइड करने में ये यूज़ जी, हो रहा है। तो ये जब आप इन चीज़ों को आप देखें तो आप इन पर गहरी नज़र रखें अपने आप पर भी और इन पर भी कि हमें हमारी शख्सियत पे किस तरह से ये असरअंदाज़ हो रहे हैं।
तो अगर ये हो रहे हैं तो नेगेटिव जो है बहुत से मैं ये देखता हूँ अभी मेरे पास आते हैं फेसबुक पे मैसेजेस या उनकी जो पोस्टें आती हैं, तो वो मैं अगर मैं फ़ील करता हूँ कि ये मेरी शख्सियत को नेगेटिवली मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है या मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं उसको 30 डेज़ के लिए उनको मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, उसके बाद जो है वो उनके उनके मैसेज नहीं आते। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में हम एक-दूसरे से सीखते हैं और ये नहीं कि सिनेमा जो है वो सिर्फ़ वहाँ पे एक बिल्डिंग में जहाँ पे जो है दिखाई जाते हैं वो नहीं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सारा एक सिनेमा हाउस है, हम उसमें रह रहे हैं, ठीक है? हम परेशान हो गए कहीं न कहीं एस्केप हमें चाहिए, कोई बुक पढ़ने लग जी। जाता है। मैनेगरी जो है लौरा की एक मिसाल है, वो जो है ऑर्नामेंट्स जो हैं ग्लास ऑर्नामेंट्स में हमारे अच्छा बेटा, ये मैंने चलते-चलते इसकी लंबी तफ़सील बता दी। तो टॉम जो है गोइंग टू सिनेमा जो है रिज़र्व रह के आप ज़रूर जाएँ, ठीक है? लेकिन ये देखें कि कहीं हमारी आदत ना बन जाए, ठीक है? हम ऐसा ना हो कि वी बिकम एडिक्ट, हम इनके जाए बगैर ना रह सकें। ये चीज़ जो है ये थोड़ी-सी ठीक नहीं है। अच्छा अमांडास इल्यूज़न अमांडा के जो है नज़र का फ़रेब जो है, धोखा जो है यानी उसकी जो फ़ॉल्स होप्स हैं, गिव टॉम स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो ये टॉम को जो है उसकी शदीद ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाता है तो टुवर्ड्स हिज़ यहाँ से मदर पढ़ना एंड था द सिस्टर। डिग्निटी ऑफ गॉड से, इससे ऊपर वाली लाइन है। हाँ, डिग्निटी ऑफ गॉड जो है उसमें द डिग्निटी ऑफ गॉड एंड जीसस रैटल हिम इनसाइड, वो अपने आप को मुजरिम फ़ील करता है। रैटल होता है यानी बहुत ही झंझोड़ा हुआ, ठीक है? तो वो जो है वो अपने आप को झंझोड़ा हुआ फ़ील करता है कि वो अपने आप को गिल्टी फ़ील करता है, कमज़ोर फ़ील करता है, जब वो अपने आप का वोकेट करता है। एक तरफ वो जो है सिनेमा है जहाँ से वो कुछ रहनुमाई ले रहा है या जो उसमें कुछ गाइडेंस ले रहा है, दूसरी तरफ उसका रिलीजन है, वो भी उसको गाइड कर रहा है। तो ये जो है ये दोनों अपोज़िट पोल्स हैं, वो देखता है कि रिलीजन जो है नेचुरली उसकी लाइफ़ पे उसकी अटैचमेंट जो है वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा है। तो वो उसमें वो बहुत सी डिग्निटी फॉर गॉड एंड जीसस क्राइस्ट है, वो देखता है कि वो उसमें अपने आप को फिर जो है वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है कि उसने शायद उसको यानी जैसे उसने कुफ़र कर लिया हो, इस तरह से। द शू फैक्ट्री जॉब गिव्स हिम क्वाल्म्स ऑफ एंग्ज़ायटी, तो जो है शू फैक्ट्री जो है वहाँ पे भी क्वाल्म्स होते हैं, मिकदार, वैल्यू वगैरह जो हैं। 1 मिनट इसका जो मीनिंग एक और भी थे। क्वाल्म कमज़ोर, ठीक है? यानी सॉरी कमज़ोर नहीं है, ये बेहतर तबीयत महसूस ना करना, ये बेचैनी महसूस करना जो है। तो क्वाल्म्स ऑफ एंग्ज़ायटी यानी एंग्ज़ायटी तो है ही बेचैनी, ठीक है? तो बेचैनी महसूस करता है, यानी बेचैनी की एक किस्म क्वाल्म्स ऑफ एंग्ज़ायटी यानी एक तरह की बेचैनियाँ जो है वो महसूस करता है फैक्ट्री में। ही इज़ फीलिंग एक्चुअली अनईज़ी। आगे है अमांडास illusions give Tom strong awareness of his responsibilities towards his mother and sister, but it becomes a constant source of conflict. यानी तजाद पाया जाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है ऐसा मुतजाद चीज़ें जब सामने आती हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट है थ्रू आउट द प्ले। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी प्ले में यानी कॉन्फ्लिक्ट बन के ज़ाहिर होती हैं मुसलसल। बीइंग ए फ्रीडम जी। लवर, एक तरफ तो वो है उसका आज़ाद मिजाज है एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज जॉब, अपनी जॉब से को नापसंद करता है। एट दी वेयर हाउस एक जगह है जहाँ पे वैसे तो गोदाम होते हैं वेयर हाउस। हिज पर्सनल एंग्विश ऑफ हेल्पलेसनेस, एंग्विश ये बेचैनी है एक किस्म की, उसका दुख दर्द समझ लें, ऑफ हेल्पलेसनेस कि वो बेबस है, push him in the end to break the vicious circle of and escape for good। तो आखिरकार ये सारी जो चीज़ें जो हैं वो जिन्होंने उसको दबा के रखा हुआ था, उनको रद्द करके तोड़ के ये सर्कल जो है और वो जो है भाग निकलता है। यानी ये जो ज़िम्मेदारियों की कैद जो थी जिसमें वो रह रहा था, एक तरफ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टुवर्ड्स मदर एंड सिस्टर और दूसरी तरफ उसकी अपनी शख्सियत थी जो कि वो यानी दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहता था, एडवेंचर करना चाहता था।
तो एक तरफ वो सारी चीज़ें थी। तो आखिरकार जो है वो करता क्या है, वो तंग आके फिर यानी जब वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पाता है तो सर फिर विशेष का मतलब है वास। विशेस लेट मी सी वी आई खुला बड़ा। नहीं, वो है वो स्पेशियस होता है, ज़ालमाना। जी। विशेष ज़ालमाना, बंदी, काबिल नफ़रत, नाकाबिल काबिल मज़म्मत हम थे विशेष। ईवल के मायने में आता है ये। जी। अच्छा जी, तो विशेष सर्कल तो जो है अपना ये ज़ालमाना सर्कल जो है अब इसको तोड़ के तो वो भाग निकलता है फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड ये मुहावरा है, यानी अच्छाई के लिए नहीं है, फॉर गुड फॉरएवर के मीनिंग में आता है। जी। अब ये तो टॉम की शख्सियत थी। हम ये देखते हैं टॉम जो है वो बंधा हुआ है ज़िम्मेदारियों से, उसके पास एस्केपिज़्म नहीं है, जैसे पिंजरे में कोई परिंदा बंद किया हुआ है और बेचारा जी अंदर ही वो चीख-चाखता है, आवाज़ें मारता, फिर जब उसको कोई मौका नहीं करता, भाग निकलता है। तो टॉम की जो अपनी लाइफ़ जो है बिल्कुल इसी तरह की हमें दिखाई देती है। अब ऑन द अदर हैंड जिम इज़ emissary from the world of reality. Emissary. EM जी, कसद, हाँ, पैगाम रसां जो है। तो जिम इज़ द एमिसरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, हकीकी दुनिया का यानी पैगाम देने वाला है, यानी हकीकी दुनिया में रहने वाला शख्स है। वो जो है वो बता सकता है कि इस दुनिया में कैसे रहना है। जिम ब्रिंग्स अ टच ऑफ द कॉमन वर्ल्ड, वो जो हैं कॉमन आम दुनिया सर का एमिसरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी का क्या मतलब है? हकीकत की दुनिया का पैगाम रसां, यानी पैगाम देने वाला, मतलब गाइड करने वाला। यानी इमेज जिम से हेल्प मिल सकती है कि इस जो रियलिटी की वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है इसमें किस तरह से गुजारा किया जा सकता है, रहा जा सकता है। ही इज़ प्रेटी कन्वीनियंट इन दिस वर्ल्ड। वो चूँकि वो रियलिटी की दुनिया में रह रहा है तो उसको ज़्यादा इशू नहीं है। वो किसी फैंटेसी में नहीं है, वो कोई नया तजुर्बा करने के हक़ में नहीं है, वो जहाँ पे है इसी में काम करके इसी में ज़िंदा रहना चाहता है। एनीवे, so he is not very ambitious, I think. जिम ब्रिंग्स ए टच ऑफ द कॉमन वर्ल्ड, वो आम दुनिया की एक शक्ल है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज ए नाइस ऑर्डिनरी यंग मैन, वो एक मामूली, उसको नाइस भी कहा गया, ऑर्डिनरी भी कहा गया। तो यानी इसका मतलब है वो जिस हाल में है कनात पसंद है, जिस हाल में है वो इस हाल में खुश है। कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है और वो उन चीज़ों की के लिए अपने आप को बेचैन कर लेते हैं जो उनके पास नहीं होती हैं। और कुछ लोग होते हैं वो उन चीज़ों जी। में ही आप खुश रहते हैं जो उनके पास है, ठीक है? हर शख्स की अपनी एक शख्सियत होती है, जी। तो वो जो हैं बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को अपने सर्कमस्टांसेस के अंदर रह के वो एम्बिशियस नहीं होते। तो कुछ लोग होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं नेचुरली, वो फिर अपने सामने एक टास्क जो है वो सेट कर लेते हैं और उसको मुकम्मल करने के लिए फिर उनको दूर-दराज जाना पड़ता है। ये दुःख जो है वो झेलने पड़ते हैं। So he is the outsider into the world of illusion that Amanda, Tom and Laura inhabit. अब टॉम, अमांडा और लॉरा जो हैं वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिससे जिम का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? वो फ़ील कर लेता है कि वो इस दुनिया में अपने आप को फिट नहीं कर पाता है, कर पाएगा, ठीक है? वो ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन एक्सपेरिमेंट एडवेंचर इन हिज़ लाइफ़। तो वो देखता है कि वो उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो सिंपली ही सेज़ नो, वो जो है नो करके चला जाता है। उसको इतनी भी की कोई परवाह नहीं है कि लॉरा जो है वो कब से उसके साथ अटैचमेंट रखती है, एंड शी इज़ डिवोटेड टू हिम, और उसकी उसको कदर करनी चाहिए। वो कहता है ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। So we can call him an emissary from the world of normality. यानी वो नॉर्मल दुनिया की एक पहचान है, एक उसका पैगाम रसां है। यानी वो बताता है, हम नॉर्मल लाइफ के बारे में बताता है। Yet this ordinary and simple person who was at high school with Tom and Laura and is seemingly out of place with the
वे द अदर कैरेक्टर्स, तो वो जो है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मुताबिकत के साथ नहीं चलता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले, वो इस प्ले के क्लाइमैक्स में यानी जब ये अपनी इंतहा पर होता है उसमें अपना रोल किरदार अदा करता है। असल में होता यूँ है कि इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं जब भी जिसको ये बहुत नॉर्मल या हम कंटेंटेड कहते हैं ये, तो इस तरह के कैरेक्टर जो हैं ये बहुत सेल्फिश होते हैं। ठीक है? इनको किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं होती, कोई जीता जी। है, मरता है, जो कुछ में ये भी एक कैरेक्टर है। हम ऐसे लोगों के साथ जो लेकिन सर नहीं, अगर वो लॉयर के लिए करता तो जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ उसने फिर गलत काम हो जाना था ना। मुझे ऐसी ऐसी बात भी है, लेकिन अगर वो लॉरा के साथ जो है उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है वहाँ पे भी जो है वो इसको कैजुअली लेता हो। ठीक है कि नहीं? उसकी लॉरा की जो डिसेबिलिटी वो तो एक जी। तरफ थी, लेकिन उसने क्यों अगर उसका पाँव खराब था तो उसने उसको कोई रेसें थोड़ी दौड़वानी थी। वो बाकी के ज़िंदगी के नॉर्मल काम तो वो कर सकती थी। ठीक है? तो ऐसा कोई ऐसी को बात, लेकिन मसला ये था कि शी वाज़ लिविंग इन, वो अपनी जो है ख़्याली दुनिया में रहने की उसको आदत थी, और वो ऐसी जो है शायद पार्टनर को चाहता था जो कि उसके साथ चल सके, जो कि रियलिटी को रियलाइज़ करती हो, उसको पता चले कि ज़िंदगी में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितनी स्ट्रगल करना पड़ेगी। एंड ही वाज़ गोइंग एक्चुअली, जो फ्रेंडशिप जो होती है, ये 2 बेस पे होती है। एक होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक होता है कॉमन इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट में तो हेलो हाय होती है, हम यानी दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनको अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे हम बायर एंड सेलर होते हैं, मार्केट में कोई शॉप है, हमारे यहाँ जो घर के करीब कोई शॉप होती है, तो हम जब निकलते हैं तो अगर हम उनसे शॉपिंग करते हैं, तो हमारी उनसे फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप हो जाती है, वो हाल-चाल पूछना शुरू कर देते हैं, और भी जो है खैर-खैरियत दरियाफ़्त करना जी। शुरू कर देते हैं, और हम भी। एक्चुअली दोनों का इंटरेस्ट ये होता है कि जो बायर होता है वो ये चाहता है उसको दूर ना जाना पड़े, उसको करीब से कोई चीज़ मिल जाए। और जो शॉपकीपर ये होता है उसका ये इंटरेस्ट होता है कि उसने दुकान खोली है तो उसको कोई प्रॉफ़िट हो जाए। तो दोनों ही अपने-अपने मफ़ाद पर हैं, तो गिव एंड टेक, और उनका जब तक उनका ये सिस्टम चलता है, यानी बाइंग सेलिंग का प्रोसेस होता है, तो दे आर फ्रेंड। जब भी जैसे ही कोई नई दुकान बनेगी, आप किसी उस नई दुकान वाले से आपने कोई खरीदारी की, तो पहला दुकानदार जो है वो नाराज़ हो जाएगा, और आपका जो है रिलेशन जो है वो वीक हो जाता है, यानी जो बाकायदगी से हेलो हाय होती थी, वो ख़त्म हो जाती है। तो जो म्यूचुअली इंटरेस्ट ही होता है उसमें आप जो मर्ज़ी हो, हालात जैसे मर्ज़ी ड्राइव हो रहे हों, ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना होता है। इसमें फादर, मदर दोनों ही जो है इन्वॉल्व होते हैं। उनके इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे जो हैं सर्कमस्टांसेस, जैसे रिलेशंस हैं, रिश्तेदार हैं, बरादरी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। वो उन सब में से गुज़र के कहीं वो उसको वायोलेट करते हैं, कहीं वो रेज़िस्ट करते हैं, कहीं ओब्लाइज करते हैं। तो अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ वो लेके जा रहे होते हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी का एक मिशन होता है। तो जब ऐसा होता है, बहुत अक्सर जी। मैंने देखा है कि जब बच्चे किसी मंज़िल पे पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो जो है पेरेंट्स में डिसएग्रीमेंट जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए शुरू हो जाते हैं, अब उनके पास कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो वो जो है फिर एक-दूसरे पर वो क्या, कोई उठा कैसे है, बैठा कैसे है, ये ऐसे। यूँ समझें कि 2 मुसाफ़िर हैं, अगर वो किसी बस पे बैठे हुए हैं, एक लंबे जर्नी पे जा रहे हैं, पेशावर से उन्होंने कराची जाना है, तो वो बेशक वो जो है वो एक-दूसरे को नहीं जानते, लेकिन चूँकि दोनों की मंज़िल एक जैसी है, वो जो हैं सारे रास्ते के दौरान वो ऐसे चलेंगे जैसे सगे भाई हैं, एक-दूसरे को दुःख-सुख को शेयर करेंगे, खाना पूछ के खाएँगे, पानी के में यानी कोई ज़िंदगी के मामला में कोई अगर कोई एक-दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि फर्दर अपने जो हैं जी। इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं, यानी 4-5 दिन के सफ़र के दौरान, कि वो एक-दूसरे को जो है अपने कार्ड वगैरह दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, या फेसबुक आईडी दे देंगे, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग लास्ट जो हैं वो एक रिलेशन बना के निकलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो अपनी मंज़िल पे पहुँचते हैं, एक अपने घर चला जाता है, दूसरा अपने घर चला जाता है, 1-2 हफ़्ते बाद उन दोनों को याद ही नहीं रहता कि वो कौन थे। ठीक है? अपनी-अपनी रूटीन में दोनों जो हैं वो बिज़ी जी। हो जाते हैं। तो ये वाली जो होती है, ये कॉमन इंटरेस्ट जो है अक्सर जो है ये लॉन्गर लास्टिंग होता है, और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि एंड में जब मंज़िल पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद एडजस्ट करना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो है ज़िंदगी में तूफ़ान आए, जो मर्ज़ी हो, जैसा मर्ज़ी बंदे जो हैं अक्सर जो हैं वो साथ-साथ चलते हैं,
और ऐसे जो हम जिनको हम कहते हैं पार्टनर्स जो होते हैं, वो अगर खुदा न खास्ता उनके कोई साथ कोई ट्रेजेडी आ जाए, कोई मिसहैप हो जाए, तो उसका दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा जो है और हम फ़ील करते हैं, यानी दोनों पार्टनर्स जो हैं वो फ़ील करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी में बहुत एक अभी रिसेंटली मैं देख रहा था फ़ेसबुक पे शायद क्या है कि पोस्टिंग थी। तो एक लड़की है, वो पहले किसी लड़के के साथ जो है उसकी कोई ऐसे कोई हेलो हाय थी। तो वो ऐसा हुआ कि उसपे कोई बिजली की तारें जी, गिर गईं, तो उसके जो है डॉक्टरों ने उसके बाजू काट दिए, उसकी टाँग भी काट दी। तो वो जो है अब वो रह क्या गया भाई? हाँ, अब लेकिन उसकी लड़कियों को सारी दुनिया ने जी, उसको छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बहन-भाइयों ने छोड़ दिया, तो जिस लड़की के साथ उसका जी, अटैचमेंट थी, उसने कहा कि मैं तुझे सँभालूँगी, ठीक है? तू परेशान ना हो, तू अपने आप को अकेला फ़ील ना कर, जी, ठीक है? तो मसला उनका दोनों का ये था कि दोनों ने एक घर जो है बनाना था, एक फैमिली बनानी थी, आबाद करना था। तो उसका जो लाइफ़ पार्टनर वो किसी हाल पे भी उसको छोड़ने जी, के लिए तैयार नहीं है। हम जो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने मैंने बंदा चल भी नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल और उसकी इस बात की वजह से, लड़की की इस डिवोशन की वजह से अब वो क्या हुआ है कि उसको माली प्रॉब्लम उसकी वैसे ही खत्म हो गई है। लोगों ने उसको डोनेट करना एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। उसकी जो वीडियो लाइक हो गई, क्या वायरल हो जी। गई या हो सकता है कुछ जो है चैरिटी जो है वो उनको जो है वो सर ये रियल मस्त कहानी है? रियल है, ठीक है? उनको उनको मुसलसल कोई ऐसा उन्होंने वो अच्छा, अच्छा। देना शुरू कर दिया हो क्या नाम है वो क्रिश्चियन फैमिली है, ठीक है? लेकिन उनको जो प्यार मोहब्बत वाली जो बात है, अच्छा, वो तो अच्छा। अब माली मसाइल जो कि हो सकते थे वो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो वो बहुत प्यार से जो है अपने हस्बैंड की वो केयर करती हैं। एक मिसाल और भी है हमारे यहाँ एक खातून थी अब ये हैं लेकिन सर बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान नहीं चाह रहा होता कि आप किसी से कुछ लो। हाँ, हाँ। आप ये चाह रहे होते हैं आप खुद का कुछ बनाओ। हाँ। नहीं, अब ये जो है उन्होंने एक जब जब नॉर्मल था वो लड़का जब नॉर्मल था तो उन्होंने उस वक़्त ज़िंदगी में प्लान किया था, वो घर बनाएँगे, ऐसे होगा, ये वो देंगे। लेकिन जब उसके साथ बेचारे के पास जी, मिसफॉर्च्यून जब आई, तो वो सारा जो है वो ऑलमोस्ट उनके जो ख्वाब जो हैं वो टूट रहे थे, तो लड़की ने उनको नहीं टूटने दिया, शी वाज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, सारी उम्र की बात है, उसने जो है उसको टैकल करना था एंड शी इज़ विलिंग टू डू दैट। तो इसके बाद एक और जो है मिसाल है कि मेरे जो हमारे घर के पास ही गली में ही एक खातून रहती थी। नॉर्मल बेचारी कोई लड़की थी, जो है ज़िंदगी में 2-2 बार तो नहीं मिलती ना। तो वो जो है उसकी शादी उसके किसी मामू के बेटे जी। के साथ कर दी गई जो कि पागल था वो, यानी मेंटली नहीं पागल था। यानी वो खुद कलामी में लगा रहता था, उसको अनफिट था। हाँ, अनफिट था, यानी दुःख दर्द वगैरह उसको महसूस नहीं करता था किसी को। अच्छा, उनकी जो बिरादरी में आके उन्होंने आके जो शादी उस लड़के से कर दी, जो कि वो साईं लोग था, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। अच्छा, तो उसकी जो है हुआ यूँ कि उनकी जी। जस्ट अ मिनट फ़ोन कॉल आ गई। हेलो, जी बताइए। जी, मेरी बेटी भेज दूँगा, भेज दूँगा। मैं थोड़ी बात ना क्लास के बाद भेजता हूँ। अच्छा, अच्छा भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। हाँ, चला। अच्छा, तो वो जो हैं वो नेचुरली सारे लोग जो हैं हम भी फ़ील कर रहे थे कि लड़की के साथ बहुत ज़ुल्म हो गया, ऐसे जो है ऐसे तो नहीं होता वगैरह-वगैरह जो है। अच्छा, वो जो है वो शादी ख़ैर हो गई, तो लड़की ने कोई एतराज़ नहीं किया, तो उसने जो पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया वैसे ही वो चली गई, उसके ये पागल के साथ शादी हो गई उसकी। अब हुआ यूँ कि उसके यहाँ उस हम जो है उसके बच्चे हुए। अब उसके बच्चे जो हैं माशाल्लाह सारे नॉर्मल वो हैं। भी पागल हो गए। नहीं पागल ना, वो सारे नॉर्मल हैं और वो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अपनी माँ को बड़ा सुखी रखा हुआ है, उसको हज करवाया है, उसको सोने-चांदी की कोई परवाह नहीं है, घर में सारी सहूलतें हैं। अच्छा। तो वो जो है अब ये देखें, जो जो चीज़ें उसने अपने यानी बाप से बल्कि बच्चों को इस बात की भी कदर है कि हमारी माँ ने कितनी कुर्बानी दी जो है, यानी एक पागल से शादी कर ली। तो वो अपने बाप की भी नेचुरली भी केयर करते हैं, अब तो बेचारा बूढ़ा होके कहीं जी। मर-मुरा गया होगा। तो वो जो है सर अल मतलब सैक्रिफाइसेज़ काम आके मिरेकल नहीं हो गया हाँ, उनकी लाइफ़ हाँ, में? हाँ। ये जो है कोई पता नहीं होता कि हमारे जो दरवाज़े पे खुशियाँ किस रंग में जो है वो दस्तक दे रही होती हैं। तो हम बाद में जो है वो जब उसी खातून से पूछा जाता है कि हाँ क्या उसने शादी करके गलती की थी? तो वो कहती है कि नहीं उसने गलती नहीं की थी, बल्कि उसको अपने माँ-बाप की फर्माबरदारी का एक इनाम मिला है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर लेकिन अगर देखा जाए
हाँ एक पैसे की अपनी जगह होती है और एक पार्टनर की अपनी जगह होती है। हाँ 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 उसको ऐसे। पार्टनर की फीलिंग तो पूरी नहीं ना मिल सकी। नहीं उसकी जब ये वो बात तो ठीक है आपकी, वो जो है वो कह रही है वो बात यानी उसकी जो एटलीस्ट अब लाइफ। पैसा तो नहीं होता, आपको मॉरल सपोर्ट, आपकी नहीं आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, आपका ये भी तो काउंट करती है ना बात। एनालाइज आपका बहुत अच्छा है, यानी लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए बंदा उसके साथ सफर कर सके, आ सके, जा सके। ठीक है, वो बातें जी। अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो लेकिन होता अगर क्या आप है। पैसे को देख रहे हो तो नहीं आप बात बात फिर तो आपकी ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर लिसन टू मी, लिसन, पैसे वो बात ठीक है। अब बहुत जो है ऐसा होता है कि एक लाइफ जो है नॉर्मल स्टार्ट होती है, ठीक है, और 10 साल बाद ही बात जी वहीं पे आ जाती है कि पैसे कितने हैं। मसल लड़के वाला लड़की को कहता है तो तुम जहेज कितना लेके आई, तो लड़की ये कहती है जी, कि तुम ये बात कमाते ही है कितना। तो ये हार्डली हार्डली कि मैंने अल्टीमेटली बात हमारे पाँच पैसे पे ही खत्म होनी है। 5-10 साल के बाद है ना, बाकी बल्कि मान लीजिए 5-10 साल के बाद जो 40 साल होते हैं वो इसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूमते हैं कि दुनिया वहाँ पे बहुत सी जो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ जिनके साथ हम स्टार्ट करते हैं वो पसे पर्दा चले जाते हैं। उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हम जो उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हमारी अपनी लाइफ़ की, अपनी लाइकिंग की, डिसलाइकिंग की कोई अहमियत नहीं रहती। बच्चा रो रहा है, बच्चे ने दूध पीना है, जी बच्चे के कपड़े कैसे हैं, बच्चे माएँ जो हैं इतनी खूबसूरत माएँ होती हैं अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने कभी हाथ-पाँव को मिट्टी नहीं लगने देती हैं, ठीक है? तो वो जो है जब उनके बेबीज़ हो जाते हैं तो वो ऐसे कुर्बान, उनको ये भी नहीं याद रहता कि उन्होंने बाल भी सँवारे हैं कि नहीं सँवारे। तो यानी अब उनकी अपनी जी शख्सियत जो है वो गुम जाती है उनके अपने बच्चों में। तो जब बच्चों की बारी आ जाती है तो फिर उस वक़्त पैसों की ज़रूरत पेश आती है, उनकी तालीम की ज़रूरत पेश आ जाती है, उनको लिए कामयाब बनाने की जो है ज़रूरत पेश आ जाती है। तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि अब अल्टीमेटली हमें बहुत सी शुरू में तो हम ऐसे जज़्बाती हो के इस तरह के फ़ैसले हमारे हो जाते हैं। लेकिन आगे जाके एक कहीं नहीं 1-2 दिन की बात नहीं होती, एक लॉन्ग लॉन्ग लाइफ़ जर्नी होता है। तो उसमें नेचुरली एक ये भी बहुत बात है, आप ये देखिए कितने सारे लोग हैं वो इसी माल चक्कर के मालो-दौलत के चक्कर में दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मैं बाहर फिरता रहा हूँ लोगों में, मुझे पता है। एक शख्स को मैंने देखा जिसकी शादी को 1 साल हुआ और वो रेसलर था, पहलवान था, वापडा का, बड़ी सेहत उसकी अच्छी थी कि बस वेरी हैंडसम स्मार्ट बॉय। उसकी शादी हो गई। वो जो है वो यहाँ पे वापडा का मुलाज़िम ही था, वहाँ पे उसको पैसे भी मिलते थे। लेकिन अब शादी के बाद ये हुआ क्या कि उसका कोई ऐसे ही उसने ज़हन में आई कि ज़्यादा पैसों के लिए, घरवालों को कम्फ़र्ट देने के लिए, वो यानी ऐसे बॉर्डर क्रॉस करता हुआ वो आगे किसी दूसरे कंट्री पहुँच गया। ईरान से आगे तुर्की गया, तुर्की से आगे यूनान चला गया। तो वहाँ पे जाके नेशनैलिटी ले ली। अब वो बंदा जो है कोई 10 साल तक वो वापस ही नहीं आया। 1 साल उसने घर में रहा, उसकी एक बेटी थी जो कि म म हार्डली जी उसके हाथों में खेलने वाली थी। तो तब उसने उसकी खुशियाँ ढूँढने वो यूरोप में चला गया और जब वो 10 साल वापस आया तो उसको यानी बस बच्ची ने अपनी तस्वीरों में ही अपने बाप को देखा था। आप मुझे बताएँ कि उसकी जो वाइफ़ थी, उसकी क्या ज़िंदगी गुज़री, ठीक है? और बच्ची की क्या जी ज़िंदगी हुई और उसकी अपनी क्या ज़िंदगी हुई। लेकिन हुआ यूँ कि 10 साल बाद फिर जब वो वापस आया, तो तब उसने एक 10 मरले का मकान लिया, उसके नीचे दुकानें थी, दुकानों का किराया आना शुरू हो गया, तो फिर जो है उसकी वाइफ़ जो है अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ भूल गई कि मैंने जो है बहुत कुर्बानियाँ की थी, फिर वो जी नए सिरे से खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारनी शुरू कर दी। तो ये एंड में बहुत सी चीज़ें सब्र का ऐसे हाँ, ये हमें करना पड़ता है। ज़िंदगी का एक पहलू नहीं है, ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं जिनके साथ हमें चलना पड़ता है। और ये लिटरेचर जो है हमें इस मामले में बहुत सी रहनुमाई करता है। यानी हमें इसमें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में इसकी कदर कोई नहीं है, लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सर, हाँ, मैंने ये कहना था कि कल की क्लास हम वीकेंड पे रख लें, क्योंकि अब ये लास्ट क्लास होगी। आज 15 या 16 को स्टार्ट किया था, ठीक तो है। 16 की क्लास में कह रही थी कि आपको कुछ रिटर्न लिख के दे दूं ताकि आप उस पे हाँ, कुछ कमेंट्स वगैरह कर सकें और मुझे बता सकेंगे मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ। आपके कोई क्योंकि डेट शीट आ गई है या अभी जो है वो आगे चली गई है, वो पोस्टपोन हो गई है? सर अभी कुछ भी नहीं पता। वो कह रहे थे कि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले बताएंगे, हाँ, लेकिन मिनाल थोड़ा दरवाजा बंद कर। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं पता, ये कोविड की वजह से कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये इश्यू तो है। चलें ठीक है।
आप जो हैं अगला जो टेस्ट है उसके भी मुझे जो है पिक्स भेजने हैं। इसका मैं हो सकता है मैं वैसे ही ऑडियो एक लेक्चर बना के तो मैं इसको पोस्ट कर सर दूँ। खत्म हो गया। इसका बी पार्ट बस ये नहीं? अब एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, हाँ। 6 वाला क्वेश्चन रह गया। वो अच्छा। करना, और आज मैंने आपसे कुछ थोड़ी-सी चीज़ें पूछनी थी। तो हाँ। लास्ट क्लास में आपको रिटन दे दी, मैं आपको कल ही रिटन दे देती, मेरे बाजू पे चोट लगी है, मैं लिख नहीं सक रही। तो ओह! अल्लाह ताला वीकेंड बेहतर तक मैं करे। आपको जी, चलें ऑलराइट तो मैं हाँ, वीकेंड तक आपको दे दूँगी। तो ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी। सही है। चलें चलिए इसका ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़ दूँ, ठीक है? द ऑडियंस इज़ जी, फोरवार्न्ड यानी पढ़ने वाले को ऑडियंस वैसे ड्रामा है, ड्रामा को जो देखने वाले हैं, तो ऑडियंस जो है उनको यानी एक किस्म की फोरवार्न्ड पहले से बता दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है, आप जेम्स के जी, कैरेक्टर के बारे में। बिफोर ही मेक्स हिज अपीयरेंस उसका यानी स्टेज पर आने से पहले ही यानी उसको मेंशन कर दिया जाता है, उसका कोई इंट्रोडक्शन जो है वो पहले ही बता दिया जाता है। व्हेन टॉम इन्फॉर्म अमांडा जब टॉम जो है अपनी माँ को आके बताता है दैट द लॉन्ग अवेटेड जेंटलमैन कॉलर इज अबाउट टू कम अराइव के नौजवान जो है वो आने वाला है। टॉम रेफर्स टू हिम एज ए प्लेन पर्सन वो उसको बताता है वो सीधा साधा आदमी है। someone over whom there is no need to make a fuss यानी ऐसा नहीं है कि उसमें नेचुरली उसको जो है उसमें कुछ यानी उसमें खूबियाँ खामियाँ देखी जाएंगी तो वो कहता है वो सीधा साधा आदमी है ज़्यादा जो है उसको अगर देखेंगे उसका जायज़ा लेंगे तो उसमें शायद ज़्यादा खूबियाँ ना मिलें तो फिर उस पर एतराज़ हों यानी वगैरह जो है यानी घर में कोई झगड़ा ना शुरू हो जाए। जी, मतलब उसका ये है कि जैसा है उसको आप कबूल कर लें आप। ही अर्न्स ओनली जी, स्लाइटली मोर देन टॉम टॉम से कोई थोड़ी ही उसकी इनकम ज़्यादा है। $85 अ मंथ टू टॉम्स 65 टॉम के 65 हैं और वो $85 जो हैं वो कमाता है। एंड कैन इन नो वे बी कंपेयर्ड टू द मैग्निफिसेंट एंड अफ्लुएंट जेंटलमैन कॉलर यानी उसको बहुत अमीर अमीर जो है वो नहीं ख्याल किया जा सकता दैट अमांडा यूज्ड टू सर एंटरटेन एफ्लुएंट का क्या मतलब है? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, वाफ़र, ठीक है? यानी बहुत अमीर अमीर आदमी जो है उसको नहीं अफ्लुएंट जी, जिसके पास बहुत खुला पैसा हो, तो वो उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता दैट अमांडा यूज्ड टू एंटरटेन अमांडा जो है कि वो इस ख़्याल को एंटरटेन करे एट ब्लू माउंटेन इन दी साउथ यानी साउथ में जैसे अमीर व कबीर लड़के जो हैं उस पर जो है परवाने बने फिरते थे, तो वो इस तरह का नहीं है। वो जो है वो सादा-सा आदमी आम सा मामूली जी। सा वर्कर है, टॉम की तरह का ही है, टॉम से थोड़ा-सा बेहतर है, तो उसमें यानी उस जैसा है जस्ट एज़ ही इज़ उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब ये जो सेक्शन बी जो है इसका क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? जी, कर लें। बस यही हाँ, क्वेश्चन रह गया। चलें मैं इसको जल्दी कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ नेचर, एक पोएट ऑफ नेचर है, डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम्स यू हैव रेड इन योर कोर्स। अब ये नेचर जो है इसके 2 मीनिंग हैं। एक तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं जो हमें इर्द-गिर्द नज़र आते हैं, ठीक है? और दूसरे हैं कि फीलिंग्स ऑफ जी, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई कोई भी ऐसी पोएट्री है जिसमें फीलिंग्स का भरपूर इज़हार किया गया हो, वो जो हैं वो ये कहते हैं उसकी यानी नेचर में ही आती है यानी पोएट ऑफ नेचर ही उसको हम ख्याल किया जाता है। तो यहाँ पे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो गहरी अटैचमेंट है उसकी वजह से इनको यानी पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। मैं मिक्स कर गया दरअसल मेरे ज़हन में रोमांटिसिज्म भी आ रहा था। तो रोमांस जो है यहाँ पे यानी गहरी अटैचमेंट होती है यानी फीलिंग्स की जो है, उसमें फीलिंग्स जो हैं वो बहुत है और नेचर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो फीलिंग्स हैं उनको जो है मेंशन किया जाता है। गहरी 2 तरह से यानी अटैचमेंट होती है। एक तो ये इंसान की अपनी वजह से गहरी अटैचमेंट होती है। एक ये कि ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, ये होते ही इतने पावरफुल हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान की खुद अटैचमेंट इनसे बन जाती है। तो ये 2 तरह से नेचर को ट्रीट किया गया है। एक इंसान के अपने अंदर जो है जैसे वर्ड्सवर्थ है इसके अपने दिल में जो है यानी अटैचमेंट फॉर नेचर जो है वो ऑलरेडी है। अभी इसने तो गाँव वगैरह में परवरिश पाई, देहात वगैरह में इसको ये नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ गहरी अटैचमेंट है, इसकी यादें वाबस्ता है। और वो जो जिन्होंने शहरों में सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, जिनको पता ही नहीं है कि खेत क्या होते हैं, अब उनकी इन चीज़ों के साथ पत्थरों से, झरनों से वो तो जाएँगे तस्वीरें खींच के वापस आ जाएँगे, वेरी गुड। जैसे हम यहाँ से लोग जो हैं जाते हैं
शहरों से मरी वगैरह के हिल साइड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन गुजार के तस्वीरें वगैरह लेके वापस आ जाते हैं और वो जो हैं लेकिन वहाँ पे रहते नहीं हैं। ये नहीं कहते कि हम शहर को छोड़ दें और वहाँ पे चले जाएँ, मरी बड़ा खूबसूरत है तो हम वहीं पे जाकर पहाड़ों पे रह लेंगे। वो जानते हैं कि उनकी जो लाइफ में जितनी आसानियाँ हमारी अर्बन लाइफ में हैं, वो हमें उनको वहाँ से नहीं मिल सकती। मसलन पहाड़ों पे रोज़ाना चढ़ना उतना ही बड़ा मुश्किल है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज़ ए रियल वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है? तो इस जो मैंने अभी बातें आपको बताई हैं, इनको ज़हन में रखते हुए आप आगे चलते हैं। वो यानी नेचर का वर्शिपर है, पूजा करने वाला है, बड़ी मतलब उसकी गहरी अटैचमेंट है, बड़ा एहतराम है नेचर के लिए। नेचर हैज़ इट्स ओन प्रेजेंस एंड पोजेसेस ए सोल। नेचर की अपनी एक मौजूदगी है और इसकी एक यानी जान है, ये नेचर के अपने फीलिंग्स हैं। यानी नेचर को जो है एक लिविंग बीइंग के तौर पे यहाँ पे पेश किया जाता है। इट हैज़ इट्स अबंडेंट रिकम्पेंस। रिकम्पेंस तो वैसे होता है कि तलफ़ी होती है आजकल सी रिकम्पेंस। मुआवज़ा, ठीक है? रिकम्पेंस होता है उजरत, मुआवज़ा वगैरह, ये बदला जिसके आप कह लें। तो अबंडेंट रिकम्पेंस इट हैज़ इट्स अबंडेंट रिकम्पेंस, ये हमारे जो नुकसान होते हैं, हमारा जो सुकून जो छीना होता है या परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में ऐड हुई होती हैं, तो उसका ये बहुत बड़ा बदला है नेचर जो है। इट गिव्स अस एलिवेटेड थॉट्स, ये हमें अच्छी सोच जो है वो फराहम करती है नेचर जो है। इट गिव्स अस सब्लाइम सेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में एलिवेटेड मतलब अच्छी? एलिवेटर वो जो नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती जो बंदों को ऊपर लेके जाती है, वो एलिवेट यानी एलिवेट होता है ऊंचा बुलंदी की तरफ ले जाना, ठीक, बुलंदी इसका मतलब है, ठीक है? जी, यानी बुलंद ख्यालात जो है हमें फराहम जी। करती है। इट गिव्स अस सब्लाइम सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक अच्छा जो है एहसास हमें देती है नेचर जो है। थ्रू नेचर, नेचर के जरिए वर्ड्सवर्थ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात की जो खुफिया बातें हैं, जो राज की बातें हैं, उनको समझने में नेचर जो है हमारी हेल्प करती हैं। बीइंग ए लवर ऑफ मेडोज, पोएट जो हैं वो मेडो चरागाहें जो हैं उसको बड़ी पसंद थी। He wanders through groves and climbs the hills. वो ग्रोव्स होते हैं, दरख्त वगैरह जो हैं, दरख्तों के में से घूमता फिरता वो जो है पहाड़ियों की जो ढलवानें हैं उन पर चढ़ता है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्स इन द पावर एंड द स्पेल ऑफ नेचर, वो नेचर की जो है बेइंतहा इसके गहरे असरात जो हैं उससे वाकफ है, वो उन पर यकीन रखता है। एज सर एम्बॉय स्पेल का क्या मतलब, मिरेकल? स्पेल जो है जादू होता है, ठीक है? असर, गहरा असर आप समझ लें, स्पेल ऑफ नेचर। नेचर का जो गहरा असर है सर नेचर, मिरेकल नहीं होता, ये मैजिक होता है। नहीं बेटा, स्पेल जो है जादू होता है, स्पेल बाउंड, ठीक है? ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गहरा असर जो है वो हम लेंगे, क्योंकि वर्ड जो है बहुत अक्सर अपने सही मायनों में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे मंत्र, जादू टोना वगैरह जो, जी, ठीक है? मतलब यहाँ पे नेचर जो है वो उसमें जी। ये जादू पाया जाता है कि वो इंसान के गमों को खुशियों में बदल देती है, ये बात है असल में। देखिए अभी मेडोस क्लाइम्स स्पेल ऑफ नेचर, ठीक है? इट एम्बॉडीज हिज पर्टिकुलर क्रीड, नेचर जो है वो उसकी जो यकीन है, शायराना मिजाज जो है उसकी एक यानी जिंदा शक्ल है। सर जो ट्वीट का क्या मतलब? क्रीड वैसे यकीन होता है, ईमान होता है, ठीक है? उसका जो शायराना या मिजाज समझ लें, कोई शायर का जो शायराना मिजाज है उसकी ये एक जिंदा तस्वीर है, एम्बॉडीज है। यानी यानी किसी चीज़ को मुजस्सम बना के पेश करना। He presents जी, the nature as the union or a meeting point of the inner and actual world. हमारी जो दो तरह की हमारी दुनिया है, एक हमारी रूहानी दुनिया है, एक हमारी जो जो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है जिसको हम देखते हैं, फिजिकल दुनिया है। एक स्पिरिचुअल और फिजिकल दुनिया है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है नेचर जो है, ठीक है?
नेचर जो है हमारे यानी जी एक्चुअली हमारे फीलिंग्स जो है वो हमारे हैप्पी मूड को जो है डेवलप करते हैं। तो नेचर जो है हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारी एक्चुअल लाइफ क्या है, हमारी एक्चुअल लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज, ठीक है। और बंदा कहीं भी हो उसकी ज़िंदगी में परेशानियां तो आती ही हैं। तो नेचर जो है उन परेशानियों को कम करती है, रेगुलेट करती है। अच्छा जी, फॉर हिम उनमें फॉर हिम उसके लिए नेचर इज़ द सोर्स ऑफ सिंपल जॉय एंड प्लेजर। नेचर जो है एक खुशियों के खुशियाँ हैं उसके लिए, जॉय भी खुशियाँ हैं, प्लेजर भी खुशियाँ हैं, यानी नेचर जो है शायर के लिए खुशियों का एक ज़ख़ीरा है। वर्ड्सवर्थ पैशन फॉर नेचर इज़ वेल नोन। वर्ड्सवर्थ जो हैं उसके जो शौक़ है नेचर का, जो उसके जो नेचर से उसकी जो मोहब्बत है वो बहुत गहरी है, बहुत मशहूर है। एज डी क्वेंसी, ये कोई पोएट है, ठीक है, क्रिटिक है, पोएट यानी वो नेचर, वो पोएट्स के बारे में ये कहता है, वर्ड्सवर्थ हैज़ इट्स पैशन फॉर नेचर। ये वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के लिए दीवाना हुआ फिरता है। फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये उसके ब्लड में शामिल है। यानी नेचर से गहरी मोहब्बत पोएट के लिए एक फितरी बात है, क्योंकि उसके जिस्म जान में बसी हुई है। इट वॉज ए नेसेसिटी ऑफ हिज बीइंग, ये उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी थी, यानी उसके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी थी। लाइक दैट ऑफ ए मलबरी लीफ, ये मलबरी शतूत होता है मेरे ख्याल में, उसका एक पत्ता, टू द सिल्क वार्म, हाँ ये जो होते हैं, ये रेशम के कीड़े जो होते हैं, ये शतूत के पत्ते खा के सिल्क का, रेशम का धागा बनाते हैं। तो जैसे उसके लिए, यानी रेशम के कीड़े के लिए शतूत का पत्ता बहुत ज़रूरी है, यानी इसके बगैर वो मर जाएगा, इसी तरह से वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यानी कुदरती मनाज़र में को विज़िट नहीं करता, देखता नहीं है, अप्रिशिएट, तो फिर वो मर सर, जाएगा। क्या बनाते हैं वो रेशम का कीड़ा, क्या बनाता है? वो नहीं होती सिल्क, रेशम के नहीं होता कपड़ा एक हल्का-फुल्का जो होता है, रेशमी दुपट्टे नहीं जी होते? हाँ, सिल्क होता है। जी तो ये कपड़ा ऐसा होता है कि ये कहते हैं कंफर्टेबल टू वियर है, ऐसे है। और ये सिल्क बहुत एक्सपेंसिव थी किसी सर, ये ज़माने में। कीड़ा कैसे बनाता है? वो पत्ते खाता है, पत्ते खाने के बाद जैसे ये नहीं मकड़ा वगैरह जो होता है, वो एक लंबी सी तार बनाता जी है, जी ठीक। तो ये रेशम का कीड़ा इस तरह से एक धागा जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं, यानी कि धागे के अंदर ही जो है वो लपेटे लेते रहते हैं। तो फाइनली होता यूँ है कि वो एक धागा एक लंबी तार की शक्ल में लिपटी हुई, यानी लपेटा हुआ जिसे हो, तो इस शक्ल में कीड़ा अंदर ही उसके रह जाता है। और ये एक कोकोन जो है उसके गिर्द है, यानी धागा सा उसके गिर्द लिपटा, पिन्ना जिसे कहते हैं, वो उसमें बन जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन ये धागा बहुत बारीक होता है। तो वो जो है वो इसी शक्ल जी। में सारी ज़िंदगी उसी में निर्भर रहता है। शहतूत के पत्ते खाता रहता है और सर, वो धागे को यूटिलाइज कैसे करते हैं? फिर जो है उसको यानी गर्म पानी में डाल देते हैं। कीड़ा अंदर जो है वो पहले ही मरा होता है या मर गया होता है, या मर जाता है। तो वो तार जो है फिर उसको अनवाइंड करते हैं, उनको फिर तारों को जोड़ के फिर उसका थोड़ा सा ऐसा धागा बनाते हैं जिससे कोई कपड़ा वगैरह बनाया जा सके। तो उसको फिर जो है फिर उसको कलर करते हैं, डाई करते हैं, वो रेशम का एक कंफर्टेबल जो है वो ड्रेस जो है वो डेवलप होता है। तो चाइना में रेशम जी के कपड़े की प्रोडक्शन जो थी ये आम थी। हमारे यहाँ तो शायद अब भी नहीं बनता, लेकिन चाइना में जो उनके दूर दराज के गांव हैं वगैरह थे, वहाँ पे रेशम का कपड़ा जो है वो बनता है और ये पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। अब रेशम, चूँकि डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो लोगों ने रेशम जैसा, आजकल साइंस भी है साथ साथ केमिस्ट्री है, तो उससे मिलता जुलता कपड़ा जो है उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से है, यानी जिसमें प्लास्टिक होता है जी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यानी उसका टच जो रेशम जैसा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो रेशम जैसा नहीं होता। तो मसलन रेशम में एक ख़ास बात ये है, ये गर्म नहीं होता। जैसे गर्म हवाओं के साथ कपड़ा जो है वो अपने अंदर हीट जो है वो जज़ब कर लेते हैं, तो ये हीट जज़ब नहीं करता, तो ये कूल रहता है। मैंने पहना तो नहीं है, लेकिन मैंने जो इसके बारे में सुन रखा है वो इस तरह से है। जी अच्छा जी, एंड हाँ, तो वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर ऐसे ही है जैसे रेशम के कीड़े के लिए शहतूत का पत्ता है। ये रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खा के ज़िंदा रहता है। And through his जी commerce with nature,
His commerce with nature और इसकी did he live and breathe। कॉमर्स जो है ये तजारत के मीनू में आता है, तो मतलब ये है कि पोएट जो है नेचर में ही सांस लेता है, नेचर में ही जिंदा रहता है, जैसे ये सिल्क वॉर्म जो है वो शहतूत के दर्ख्त पर जिंदा रहता है। तो जी ये उसकी कोटेशन है, जैसे लिखी गई है इसको वैसे ही कोट करना पड़ता है। ही लव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वो नेचर की सारी चीज़ें जो हैं उनसे मोहब्बत करता है। इट वाज वर्ड्सवर्थ एम, ये वर्ड्सवर्थ का जो है मकसद था एज अ पोएट टू सीक फॉर ब्यूटी इन मेडो। मेडो जो है वो उसकी जो खूबसूरती है उसको डिस्कवर करता है। जी, वादियाँ वगैरह। एक्चुअली होता ही है कि हम बहुत से सारे बंदे जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हम जाते हैं, हम इमारतें देखते हैं, सड़कें देखते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं दुकानें देखते हैं, उनकी बनावट देखते हैं, या बागात देखते हैं, या दरख्त देखते हैं। अब हर बंदा जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो उसमें आसानी से बहुत गहरी डिटेल्स हैं वो ढूंढ लेता है। अब वर्ड्सवर्थ चूँकि उसका ये एक हॉबी समझ लें कि वो नेचर में वो जो इसके जो गहरे असरात जो मिजाज पे पड़ते थे उनको वो जो है स्टडी कर लेता है, उसकी बनावट वगैरह से बहुत गहरी नज़र रखता है, हर चीज़ यानी पूरे मंजर की डिटेल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक ही नज़र में देख लेता है। अल्लाह हम भी कई दफ़ा जो हैं कुदरती मनाज़र में से गुजरते हैं तो ऐसे पागल हम नहीं होते जैसे ये हुआ है। इसी तरह माली जो है अगर वो देखता है किसी दूसरे की जगह में कि जहाँ पे गार्डन बने हुए हैं, तो वहाँ पे वो फूलों को गौर से देखेगा, वहाँ पे दरख्तों की तराश खराश को गौर से देखेगा, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनको गौर से देखेगा, बिकॉज उसकी अटैचमेंट जो है उन चीज़ों से ज़्यादा है। इसी तरह घर बने होते हैं, अगर कोई आर्किटेक्ट वहाँ से गुजरेगा तो वो उसके डिज़ाइन को एक ही नज़र में फ़ौरन देख लेगा, समझ लेगा। तो ये चीज़ें जो हैं हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड होती हैं, और वर्ड्सवर्थ का जो अपना एक अंदाज़ था कि अगर उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँगी, तो वो खुले मैदानों में दरख्तों से जाके बातें करेगा, तो इसको एक सुकून मिल जाएगा। तो दैट वाज़ हिज़ ओन वे। लेकिन हर शख्स के साथ ऐसा नहीं होता, कीट्स के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वो भी तो नेचर में जाता था, वो भी तो बाहर जाके बुलबुलें की आवाज़ें सुनता था, ये कोयल की आवाज़ सुनता था, वो बुलबुल की आवाज़ सुनता था। तो वो जो है ये कुदरती मनाज़र को देखता था, वो एक जो है कोई ऑब्जेक्ट जो सर है कोयल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुकू बर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई और वर्ड है कोयल के लिए। तो कुकू बर्ड जो है वो कोयल की तरह का कोई परिंदा है, उसकी वो बात करते हैं। तो ये जो है इनका दोनों का नेचर को देखने का अपना अपना अंदाजा, ये बात बहुत ज़हन में रखने वाली है। वर्ड्सवर्थ जो है पूरे मंजर को जो है उसको देखता है और उसकी डिटेल्स जो है वो नोट करता है। कीट्स जो है वो पूरे मंजर में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसको ले लेता है और उसकी डिटेल्स जो है वो उसको वो मेंशन करता है। यानी ये यूँ समझें कि ये लैंडस्केप पूरा जी मंजर जो है वो बनाता है, और वो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसको बहुत विविडली उसको देखता है, उसकी डिटेल्स वगैरह वो जो ले लेता है। और वर्ड्सवर्थ जो है वो कहता है हद 100% ऐसा है कि आप नेचर में खुले मैदानों में आए तो आपको गम भूल जाएंगे। कीट्स जो वो कहता है कि ये बात है तो ठीक है, यानी आपको ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं वो आपको लिबरेट कर सकते हाँ सॉरी। तो अच्छा नहीं, तो वो जो है किड्स ये कहता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको रिलीफ फ्राहम करते हैं, परमानेंट जो हैं वो रिलीफ फ्राहम नहीं करते, अल्टीमेटली आपको रियल वर्ल्ड में ही रहना पड़ता है, तो जो कि बहुत क्रूअल है। जी तो ये जो है ये दोनों की आपने चूँकि मुकाबला इसका तकाबली जायज़ा लेना है कि कौन क्या कहता है, तो दोनों को इसी तरह से वो भी एक पोएट ऑफ नेचर ही है और ये भी पोएट ऑफ नेचर है, ये लेकिन ये इनकी अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है he loves all objects of nature. It was Wordsworth's aim as a poet to seek for beauty in meadow, woodland. woodland जो है ये भी जंगल ही होते हैं जहाँ पे सरसब्ज दरख्त होते हैं, and mountain और पहाड़, mountain tops पहाड़ों की चोटियाँ, and to interpret his beauty, this beauty in spiritual terms, वो रूहानी अंदाज से इसकी खूबसूरती को बयान करता है। मतलब उसका ये है कि नेचर जो है इट हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट अपॉन अपॉन मैन्स सोल, इंसान की रूह पर जो है इसके जी ऐसे असरात हैं जो उसको यानी उसके दुखों को बुला देते हैं। इन पोइम्स जो उसकी नज़में हैं
मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। हेलो हेलो। जी सर। जी अच्छा, सर। ऐसा है कि मेरी जो है वो ग्लासेस कहीं गिर गए हैं, ठीक है, और मुझे स्नीजिंग की वजह से मेरी तबीयत कुछ अपसेट भी है। तो मैं इसकी जो बाकी रह गया ना, इसकी वीडियो बना के तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है इसमें फिर अगर कोई सर बात मुझे आपने आपसे पूछी। कुछ मीनिंग्स और कुछ चीजें पूछनी थी, फिर मैं कैसे पूछूंगी? अभी तो ऐसा है कि मेरी मुझे है ना कि मैं कहीं रख के भूल गया हूँ, तो वो मुझे मिलती है तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूंगा। ये और टेक ब्रेक ले लें 5-10 मिनट की, ठीक है। ऑलराइट। जी चलें। ठीक है बेटा। चलें 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ही मैं फिर इसके बाद दोबारा तो मैं रिकॉर्ड। लाइन पर ही रहूं? नहीं, मुझे आई विल गिव यू फोन कॉल व्हेन आई एम रेडी। ठीक है। ठीक है, मैं इस चलें दौरान ठीक है। नमाज भी पढ़ लूँ जरा, ठीक है। ओके बेटा। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।